गुणसूत्र हैं। क्या है? लिंग गुणसूत्र हैं। जो मनुष्य जो नर होता है, जो नर मनुष्य है, उसके अंदर किस रूप से मिलता है? एक्स वाई से मिलता है। और जो मादा मनुष्य होता है उसके अंदर कैसा मिलता है? एक्स एक्स से मिलता है। ये 23वीं जोड़ा गुणसूत्र है हमारा। इसको हम 23वें जोड़े के नाम से जानते हैं। जो ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है, लिंग निर्धारण का काम करता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि आप देख रहे हो मादा में तो क्या है? समान आकार का है गुणसूत्र, और नर के अंदर अलग प्रकार का है। तो ये क्या कंडीशन होती है इसकी हम बात करते हैं, और फिर हम देखेंगे मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि हमारे पास ये जो गुणसूत्र होता है, ये जो हमारे पास गुणसूत्र है, या हम बात कर ले लिंग गुणसूत्र होता है, ये हमारे पास कैसा होता है? समयुग्मजी भी होता है। समयुग्मजी यानी कि गुणसूत्र दोनों के दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। अगर दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। अगर ये गुणसूत्र आपका अलग अलग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। एक्स वाई, यहां पर आप देख रहे हैं एक एक्स गुणसूत्र है और एक वाई गुणसूत्र है। ये कौन सी अवस्था है? विषम युग्मजी अवस्था है। और ये विषम युग्मजी अवस्था ही क्या होती है? उत्तरदायी होती है। किस लिए उत्तरदायी है? ये लिंग निर्धारण करने के लिए। लिंग निर्धारण करने के लिए कौन सी अवस्था उत्तरदायी है? विषम युग्मजी अवस्था क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि विषम युग्मजी हमेशा नर के अंदर ही मिले। आपने देखा है नर के अंदर, मनुष्य के अंदर, नर मनुष्य में ऐसा मिलता है, और मादा मनुष्य के अंदर क्या मिलता है? समयुग्मजी अवस्था मिलती है। क्लियर है? अब हम बात करें कि जो विषम युग्मजी अवस्था है वही लिंग निर्धारण करेगी। तो लिंग निर्धारण कौन कर रहा है? नर कर रहा है। यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मादा लिंग निर्धारण में भाग नहीं ले रही, अर्थात जन्म लेने वाली संतान नर है या मादा है, पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करेगा? नर मनुष्य पर निर्भर करेगा। तो यहां से हम क्या कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हमेशा ही सभी प्रजातियों के अंदर, सभी जातियों के अंदर नर ही लिंग का निर्धारण करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य जाति के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि नर निर्धारण करता है लिंग का, क्योंकि विषम युग्मजीय अवस्था किसके पास है? नर के पास है। लेकिन अगर हम बात करें पक्षियों की, किसकी बात करें? पक्षियों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मादा के पास में क्या है? विषम युग्मजीय अवस्था है। कि इसकी अवस्था है विषम युग्मजों की। पक्षी की बात कर दूं या मैं सरीसृप की बात कर दूं बेटा, तो विषम युग्मजीय अवस्था किसके पास है? मादा के पास है ZW। जबकि हम बात करें यहां पे नर के पास कैसे अवस्था है? समयुग्मजी अवस्था है। कैसी है? समयुग्मजी अवस्था है। ये जो मेरे पास अवस्था है इसको मैंने क्या बोल दिया? ZZ। तो यानी कि लिंग निर्धारण कौन करेगा यहां पे? विषम युग्मजी अवस्था। लिंग निर्धारण कौन करेगा? मादा युग्मनज, मादा करेगी। तो पक्षियों के अंदर बात करें या सरीसृप के अंदर बात करें तो लिंग निर्धारण कौन करता है? मादा करती है। मैंने तुम्हें हमेशा बताया जो विषम युग्मजीय अवस्था होगी लिंग गुणसूत्र की, वही क्या करेगी? निर्धारण करेगी। किसका? संतान का। मनुष्य के अंदर कौन करता है? तो अगर हम मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कौन कर रहा है? मनुष्य में ये जो लिंग निर्धारण है, आपको समझ में आया? मनुष्य के अंदर कौन कर रहा है? नर करता है। अगर हम पक्षियों की बात कर लें तो पक्षियों के अंदर कौन कर रहा है? मादा कर रही है, क्योंकि मादा के पास क्या है? विषम युग्मजीय अवस्था है यहाँ पे। इसीलिए ये ही क्या करेगी? लिंग निर्धारण करेगी। और यहाँ पे नर के पास विषम युग्मजीय अवस्था है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या करेगा? लिंग निर्धारण करेगा। एक्स वाई की बात करें। क्लियर है? अब ये लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको हम थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं गुणसूत्र कहाँ उपस्थित थे, क्या इसकी संरचना थी, कितने प्रकार थे, आनुवंशिक गुणों को ये लेकर जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में, और अब ये लिंग निर्धारण कैसे करते हैं उसकी हम बात करते हैं। सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण।
दोस्तों हम बात करें मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। कितने हैं? 23 जोड़ी हैं। इसमें से 22 जोड़ी कैसे हैं दोस्तों? एलिंग गुणसूत्र हैं। कैसे हैं? एलिंग गुणसूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी कि नर व मादा में समान रूप से उपस्थित हैं। ठीक है। 23वां जो जोड़ा है, हम बात करें 23वां जोड़ा है, 23वीं जो जोड़ी है, 23वां जोड़ा जो है वो क्या है? लिंग गुणसूत्र है। क्या है? लिंग गुणसूत्र है। ये हमारे पास क्या करेगा? लिंग का निर्धारण करेगा। ये जो हमारे पास 23वां गुणसूत्र है, हम बात करें ये जो हमारे पास 23वां गुणसूत्र है, 22 जोड़ी है, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम है मेरे पास? 44, और ये 2 हैं। अब इन 22 जोड़ी में से 22 तो नर और मादा के अंदर समान है, भाई ये मैंने नर लिख दिया। ठीक है। 22 तो मेरे पास क्या है? ऑटोसोम्स है। और लिंग गुणसूत्र मेरे पास यहाँ पे क्या है? XY है। क्या है? XY है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या बात करी, थोड़ा सा इसको कलरफुल करते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। मैं क्या बात कर रहा हूं यहां से आपके पास कि मनुष्य के अंदर 22 जोड़ी तो कैसे हैं? 22 जोड़ी कैसे हैं? ऑटोसोम से। अब मैं यहाँ पे 22 भी लिख सकता हूं, और साथ में अगर संख्या लिखूं तो मेरे को फिर क्या बताना पड़ेगा? 44 लिखना पड़ेगा। या तो जोड़ी लिखूं या फिर क्या लिखूं? संख्या लिखूं। और साथ में मेरे पास एक क्या है? लिंग गुणसूत्र है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? XY। ये मेरे पास क्या है बच्चों? ऑटोसोम से, जो कैसे हैं? समान है। इनका लिंग निर्धारण में कोई रोल ही नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नर की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं नर की यहां पे बात कर रहा हूं। नर के अंदर क्या है? 44 तो ऑटोसोम्स है, और XY मेरे पास क्या है? लिंग गुणसूत्र है। इसी तरह से अगर मैं मादा की बात करता हूं, मादा के पास 44 क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं, जो काम करेंगे इन्हीं लिंग निर्धारण में। और साथ में यहां पर लिंग गुणसूत्र के रूप में कौन है? XX है। हमें किसकी बात करनी है? इन लिंग गुणसूत्रों की बात करनी है। यही ध्यान अपने को रखना है। अब ये जो XX है, इनकी क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। ये मेरे पास क्या बन गए हैं? युग्मक बन गए हैं। इन युग्मक को आप किस नाम से जानते हैं? नर के अंदर शुक्राणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य में कितने प्रकार के शुक्राणु होते हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य में शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा साहब? 2 प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं। कितने प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं? एक तो वो शुक्राणु जिनके पास X गुणसूत्र है, और एक वो शुक्राणु जिनके पास में क्या है? Y गुणसूत्र है। तो आप अपने दिमाग के अंदर याद रखेंगे, मनुष्य जाति में कितने प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं? 2 प्रकार के शुक्राणु मिलते हैं। एक शुक्राणु जिसके अंदर X गुणसूत्र होता है, और एक शुक्राणु जिसके अंदर Y गुणसूत्र होता है। जो X प्रकार का शुक्राणु है वो क्या देगा? मादा संतति को जन्म देता है। कौन सी संतति को जन्म देता है? मादा संतति को जन्म देता है। और जो Y शुक्राणु होता है वो किसको जन्म देता है? नर संतति को जन्म देता है। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। इस प्रकार से इसके अंदर भी क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। ये युग्मक मेरे पास क्या कहलाते हैं? X कहलाते हैं। और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अब आप देख रहे हैं अंडाणु मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं साहब? तो अंडाणु तो हमेशा कैसा होगा? एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि इनके पास जो गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम है, वो समयुग्मजी हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस क्या है कि शुक्राणु 2 प्रकार के हैं, अंडाणु 1 प्रकार के हैं। शुक्राणु 2 प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि XY क्रोमोसोम है। क्लियर है? अब क्या होता है? इनका निषेचन होता है। क्या होता है? इनका निषेचन होता है। ये X क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम से मिलता है नर के, तो मेरे पास क्या आता है? XX आता है। ये Y क्रोमोसोम इस X से मिलता है, मेरे पास क्या आता है? XY आता है। ये X क्रोमोसोम इस X से मिलता है, मेरे पास क्या आता है? XX आता है। ये X क्रोमोसोम इस Y से मिलता है, मेरे पास क्या आता है? XY आता है। अब हमें पता है XX का मतलब क्या है? मादा है।
एक्स वाई का मतलब क्या है, नर है। एक्स एक्स का मतलब क्या है, मादा है। एक्स वाई का मतलब क्या है, नर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, निषेचन हुआ है। क्या हुआ है, निषेचन हुआ है। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं मादा कितने बने हैं मेरे पास, मादा संतति कितनी उत्पन्न हुई है। आप कहोगे साहब 2 उत्पन्न हुई है। फिर आप कहेंगे नर संतति कितनी उत्पन्न हुई है, आप कहोगे साहब 2 हुई है। जहां पर भी वाई गया है उसने नर बनाया है, जहां पर एक्स गए हैं उसने क्या बनाया है, मादा बनाई है। आप अब कहना चाहेंगे कि सर इन दोनों की संख्या तो समान है। बिल्कुल समान संख्या है, आप अपने दिमाग में फिट करें। यानी कि मनुष्य में लड़का या लड़की के उत्पन्न होने की संभावना समान रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक मनुष्य महिला ने 4 संतान को जन्म दे दिया है, उन 4 संतान में से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो उनकी 5वीं संतान किस रूप में आ सकती है, लड़का या लड़की। चाहे उसके पहले सारे के सारे ही लड़के हों, सारी की सारी लड़कियां ही हों, हर बार संतान का जब जन्म होगा तो 50-50% चांस रहते हैं। क्या रहते हैं, 50-50% चांस रहते हैं। ये आप अपने दिमाग में रख ले। हाँ, लेकिन लड़का या लड़की, नर या मादा के उत्पन्न होने के जो चांसेज हैं वो पूर्ण रूप से निर्भर किस पे करेंगे, नर मनुष्य पर निर्भर करेंगे। लेकिन इनके उत्पन्न होने की प्रायिकता कैसी है, समान है। हम एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। वो क्या है, मान लिया मेरे पास एक महिला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी 4 संतान है। कितनी संतान है बेटा, 4 संतान है। इनकी 4 संतान में से 3 तो मेरे पास क्या है, मादा है, या हम बात करें सिंपल शब्दों में लड़की है, और एक मेरे पास क्या है, नर है, लड़का है। अब मैं कह रहा हूं कि इसने 5वीं संतान को जन्म देना है। क्या बात कर रहा हूं, 5वीं संतान का इसने क्या करना है, 5वीं संतान का जन्म होना है। अब ये मेरे पास नर होगी या मादा होगी, ये आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। भाई पहले क्या है, 3 लड़कियां हैं, एक क्या है, लड़का है। तो आप सोचोगे नहीं यार लड़का होना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहां पर हमेशा हम क्या बात करेंगे, 50-50% चांस हैं। आप देखो लास्ट स्लाइड्स के अंदर सब कितने आए, 2-2 आए। तो यानी कि यहां पर इसके चांसेस कितने हैं, 50-50% हैं। यानी कि 5वीं संतान नर हो सकती है या मादा हो सकती है। इसके क्या हैं, समान अवसर हैं। कोई भी ज़्यादा चांस नहीं है कि दोबारा इसके लड़का हो, क्योंकि इसके लड़के पहले कम है, लड़कियां ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। तो आपको हमेशा याद रखना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रायिकता क्या है, समान रहती है। प्रायिकता कैसी है, समान रहती है। लेकिन निर्भरता किस पे करेगी, निर्भरता किस पे करेगी, पूर्ण रूप से नर पर करती है। किस पे करती है, नर पर करती है। तो ये हमने बात की बेटा क्रोमोसोम्स के बारे में, जो हमें कम से कम पता है कि मादा का जन्म कैसे होता है, नर का जन्म कैसे होता है, क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है, क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, क्रोमोसोम कहाँ रहता है। इसके अलावा हमने छोटी सी बात ये भी की थी कि नर विषम युग्मजी क्या है। हम बात कर रहे हैं नर विषम युग्मजी क्या होती है अवस्था, और मादा विषम युग्मजी अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों ये जो नर विषम युग्मजी का मतलब क्या है, नर के पास जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं, XY हैं, मादा के पास ZW हैं। तो नर विषम युग्मजी क्या मतलब, नर लिंग का निर्धारण कर रहा है। लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, नर कर रहा है। कौन कर रहा है, लिंग निर्धारण नर करता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, नर विषम युग्मजी कह देते हैं। अगर लिंग का निर्धारण कौन करे, मादा करे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मादा विषम युग्मजी अवस्था कह देते हैं। याद रखेंगे आप, ये क्लियर है ये कंसेप्ट। अब हम अगर आपसे पूछें
कि सभी जातियों में, आपसे क्वेश्चन एक देता हूं, क्या सभी जातियों में, क्या सभी जातियों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आया था रीट एग्जाम में, इसलिए बात की है मैंने, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। क्या कहना चाहता हूं, क्या सभी जातियों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, नो, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी जातियों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र ही करें। हम समुद्री केकड़े की बात करें या क्रोकोडाइल की बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ पे? जैसे हम बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल की, किसकी बात कर लेते हैं? क्रोकोडाइल की। इसके अंदर नर या मादा का होना किस पे डिपेंड करेगा? वातावरण का तापमान क्या है? क्या है? वातावरण का तापमान क्या है? वातावरण का तापमान अगर ज़्यादा है तो नर हो जाएगा, कम है तो क्या बन जाएगी? मादा बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनके अंदर वातावरण का तापमान, या वो अंडा अकेला पड़ा है या वो मादा के संपर्क में है, ये सभी फैक्टर काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जाति के अंदर गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। क्लियर है? फिर हम बात करें, गुणसूत्र पे ही बात करते हैं। तो ये जो गुणसूत्र हमने यहाँ पर बात की है, ये हमारे पास गुणसूत्र हमेशा, मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या बात करनी है कि ये हमेशा क्या है? आनुवंशिक पदार्थों के वाहक हैं। क्या ये आनुवंशिक पदार्थ है? बिल्कुल आप कह सकते हो आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने वाले हैं। आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते, केवल और केवल क्या होते हैं? वाहक होते हैं। किसको लेके जाते हैं अपने साथ में? जीन्स को लेकर जाते हैं। किसको लेके जाते हैं? जीन्स को लेके जाते हैं। और ये जीन्स हमेशा किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और इनका काम क्या है? लिंग निर्धारण करना है। फिर हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी जो संख्या है प्रत्येक जाति के अंदर कैसी है बेटा? निश्चित है। कैसी है? निश्चित रहती है। ये आप याद रखेंगे। फिर हम बात करें इनकी जो संरचना है, इनकी जो संरचना है कब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई देती है। क्या बात कर रहे हैं? कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई देती है। क्या है? मेटाफेज अवस्था में हमें दिखाई देती है। फिर हम बात करें अगर इनके कार्य की, तो ऑलरेडी मैंने तुमको बता ही दिया इनका कार्य क्या है? लिंग निर्धारण करना है। क्या है? लिंग निर्धारण करना इनका कार्य होता है। फिर हम बात करें ये हमें कोशिका में किस रूप के अंदर दिखाई देते हैं, तो हम बात करें एक तो प्राय जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। कैसे रहेंगे? जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। कैसे रहेंगे? जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। तो हमें क्या बात करनी है? हमें पूरा पढ़ने के बाद, जब भी आप पढ़ें तो पूरा पढ़ने के बाद हम इनका एक अपने माइंड के अंदर सेट करें कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमने क्या पढ़ा है। ये देखो हमने फाइनली आज क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के अंतिम किनारे हमारे पास क्या है? टीलोमियर हैं। क्या है दोस्तों? ये हमारे पास क्या है? टीलोमियर, जो क्या है? अंतिम किनारे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अंतिम किनारा होता है क्रोमोसोम का। और ये हमने बात की थी दोस्तों सेंट्रोमियर, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इसी के आधार पर हमने गुणसूत्र 4 प्रकार के भी पढ़े। इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। अब हम बात करें, ये मेरे पास क्या है? क्रोमेटिड है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? क्रोमेटिड स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिड का मतलब क्या है? अर्ध गुणसूत्र। क्या है? अर्ध गुणसूत्र।
ठीक है। ये मेरे पास Q आर्म है, ये मेरे पास P आर्म है, इस पे आप दिमाग मत लगाइए, ये आपको नहीं सोचना है आपको। ये हम जेनेटिक्स के अंदर बात करते हैं, आनुवंशिकी के अंदर बात करते हैं। अब हम बात करें इन गुणसूत्रों के ऊपर, क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये क्या हैं, जीन्स हैं। और ये जीन्स किसके बने हुए हैं, DNA के बने हुए हैं। ये हमारे पास किसकी संरचना है दोस्तों, DNA की है। किसकी है, DNA की है। और ये जो मेरे पास पार्ट्स है DNA का, क्या है, एक वलन पार्ट है। इस वलन के अंदर ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन क्षार युग्म है। मैंने कहा था एक वलन के अंदर कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 होते हैं। ये DNA ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। इस आनुवंशिक पदार्थ को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जा रहा है, गुणसूत्र लेके जा रहा है। तो आज हमने इन गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा है अलग अलग तरह से। ये जो गुणसूत्र हैं हमारे पास, गुणसूत्रीय धागे होते हैं, कहाँ इनकी पोजीशन होती है, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की गुणसूत्र नाम किसने दिया, और आनुवंशिक पदार्थों के वाहक होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आनुवंशिक पदार्थों के वाहक हैं। पैतृक कोशिका से संतति कोशिका के अंदर ये क्या होते हैं दोस्तों, स्थानांतरित होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ट्रांसफर होते हैं। पैतृक कोशिका से आनुवंशिक कोशिका के अंदर ये क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जाते हैं। फिर हम बात करें दोस्तों आगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके पास क्या है, जीन्स है, यही आनुवंशिक पदार्थ है, इसी को ये आगे लेके जाते हैं। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, निश्चित है। 23 जोड़े मनुष्य के अंदर, हमने एग्जाम्पल देकर पढ़ा इसको। इसमें से अगर हम बात करें गुणसूत्रों, संघनन होकर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे गुणसूत्र। सामान्य कोशिका के अंदर गुणसूत्र कैसे देंगे, गुणसूत्रीय धागे के रूप में दिखाई देते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड हम कहते हैं। जब हम गुणसूत्र की मेटाफेज अवस्था के अंदर, हम ये कौन सी अवस्था के अंदर पढ़ रहे हैं दोस्तों, मेटाफेज अवस्था के अंदर इसकी संरचना पढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। उन भागों को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इनके अंदर क्रोमोनीमा होता है, जिस पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये सब हमने यहाँ पर बात की। फिर हम बात करें दोस्तों गुणसूत्र के प्रकार की। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र बता दिए। इसके अंदर आपको दिमाग में ये रखना है, मनुष्य में सामान्यतः कौन से प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं। मनुष्य में सारे मिलते हैं, लेकिन सामान्य सभी प्रकार के मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः कौन से मिलेंगे, सामान्यतः सबसे ज़्यादा कौन से हैं, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखें। फिर हम बात करें इसके बाद वी आकार का कौन सा है, एल आकार का कौन सा है। तो वी आकार का कौन सा होता है, मेट्रासेंट्रिक होता है। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा वी आकार का समान भुजाएं होती हैं। फिर हम बात करें एल आकार का, सब मेटासेंट्रिक होता है, एक भुजा बड़ी एक छोटी। इसमें एक भुजा बहुत बड़ी हो गई, एक्रोसेंट्रिक होता है। टिलोसेंट्रिक में भुजा कहाँ आ जाती है, किनारे पर आ जाती है, इसलिए आई आकार का हो जाता है। फिर हम बात करें इनके कार्य की, कार्य के आधार पर फिर 2 भागों में बांटा, एलिंग और लिंग। एलिंग ऑटोसोम्स हैं, 22 जोड़ी होते हैं, लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं, जबकि लिंग निर्धारण में जो भाग लेते हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 1 जोड़ी या संख्या में 2 होता है। अगर ये दोनों समान है तो समयुग्मजी, और विषमयुग्मजी हैं यानी कि दोनों अलग अलग हैं। फिर आपको याद रखना है, जो विषमयुग्मजी होगा वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा। फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई कि ये जो विषमयुग्मजी है जरूरी नहीं है हमेशा नर के अंदर हो। मनुष्य में नर में होता है, इसलिए नर क्या कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है। लेकिन पक्षियों में ये विषमयुग्मजी कहाँ मिल गया, मादा में। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए साहब, मादा करती है, क्योंकि मादा के पास क्या है, विषमयुग्मजी अवस्था होती है। फिर मनुष्य में कैसे हमने देखा, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि कैसे लिंग निर्धारण हो रहा है। मनुष्य के अंदर नर जिम्मेदार है नर या मादा उत्पन्न करने के लिए, आदमी
जिम्मेदार है नर या मादा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन उन दोनों के उत्पन्न होने की प्रायिकता या अवसर या चांसेस कैसे होते हैं, समान होते हैं। याद रखना, एक सिंपल उदाहरण से हमने समझा, एक महिला जिसकी 4 संतान है, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो अगली संतान लड़का होने के चांसेस हैं ज़्यादा? नहीं, 50-50% ही रहेंगे, क्योंकि प्रायिकता कैसी देखी हमने, समान देखी है। क्लियर है दोस्तों? ये हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें पता होने चाहिए। क्या सभी जीवों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? नहीं। क्रोकोडाइल की बात करें हम तो उसके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे समुद्री जीव हैं जहां पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये हमने डिफरेंट कुछ टॉपिक्स का सार यहाँ पे की थी बात, तो ये आपको कम से कम इतना याद रहे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला दोस्तों, आप अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखें। क्लियर है? तो आप कम से कम इतना गुणसूत्रों के बारे में पढ़ के रखें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। मीज़ेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके पढ़ने का और वो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर क्लियर हो। हम यही आशा करते हैं दोस्तों। थैंक यू।